देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। अल्मोड़ा में रोड शो करेंगे सीएम धामी। आर्मी हेलीपैड से शिखर होटल तक रोड शो किया जाएगा। आजीविका महोत्सव के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रभारी अधिकारी विशिष्ट अभ्यागत ने दी जानकारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर जाएंगे। अल्मोड़ा में सीएम धामी का रोड शो है। आर्मी हेलीपैड से शिखर होटल तक सीएम धामी का ये रोड शो होना है। प्रभारी अधिकारी वशिष्ठ अभ्यागत ने सीएम धामी के अल्मोड़ा दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री धामी 11:30 बजे आर्मी हेलीपैड अल्मोड़ा पहुंचेंगे, जहां से वो शिखर होटल तक एक रोड शो करेंगे। इसके बाद आरबीआई परिसर हवालबाग में आजीविका महोत्सव के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री यहां शिल्पकार गैलरी और विभागीय स्टॉल्स का निरीक्षण करेंगे। शिल्पकारों से संवाद करेंगे। विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो सीएम धामी यहां पर रोड शो करने जा रहे हैं। अल्मोड़ा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। अल्मोड़ा में रोड शो करेंगे सीएम धामी। अल्मोड़ा में ये रोड शो होगा। आर्मी हेलीपैड से शिखर होटल तक रोड शो किया जाएगा। सीएम धामी रोड शो करने जा रहे हैं। आजीविका महोत्सव के लाभार्थियों से भी वो संवाद करेंगे। और वहीं हल्द्वानी में भड़की हिंसा, 2 लोगों की मौत हुई है। हिंसा में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएम धामी ने हल्द्वानी जाकर जायजा लिया। सीएम ने हिंसा में घायल लोगों से मुलाकात की है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं। अधिकारियों पर दंगा बढ़ाने का आरोप है। हल्द्वानी में धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हल्द्वानी में अवैध मदरसे और नमाज स्थल के ध्वस्तीकरण के दौरान हिंसा भड़की थी और इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके साथ ही पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर हिंसा में घायल लोगों से मुलाकात की। इस घटना को लेकर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कारण महारा ने अधिकारियों पर दंगा बढ़ाने का आरोप लगाया है। वहीं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल हल्द्वानी में इंटरनेट सेवा बंद है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया है। तो सीएम धामी ने हल्द्वानी जाकर जायजा लिया है। सीएम ने हिंसा में घायल लोगों से भी मुलाकात की। बता दें, हल्द्वानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। 2 लोगों की मौत यहां पर हो गई थी, जिस दौरान ये हिंसा भड़की थी। दंगाइयों को देखते हुए ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। अधिकारियों पर यहां पर जिस तरह से ये आदेश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जो दंगा भड़का रहा है तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। हल्द्वानी में हिंसा भड़की थी, 2 लोगों की मौत हुई थी। हिंसा में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस पर भी हमला किया गया था। सीएम धामी यहां पहुंचे, हल्द्वानी गए और वहां पर जायजा लिया। घायलों से मुलाकात की उन्होंने। सीएम ने हिंसा में घायल लोगों से मुलाकात की है। हल्द्वानी में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद 2 लोगों की जान भी चली गई थी। वहीं दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए थे। अधिकारियों पर दंगा बढ़ाने का आरोप भी लगा है। तो हल्द्वानी में धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद किया गया है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी। कल बनभुलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहाँ पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको ख़राब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी और सख्ती से काम किया जाएगा। पत्रकार साथी और जो अन्य लोग जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी, हम उनके साथ हैं, उनकी पूरी देखरेख हम करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और वहीं हल्द्वानी में हिंसा के बीच रामनगर तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। बरेली में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है।
हिंसा पर धामी सरकार का यह ऐलान है। उपद्रवियों के खिलाफ रासुका के तहत अब कार्रवाई होगी। हल्द्वानी हिंसा मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 1 दर्जन नामजद और 5000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस लगातार गिरफ्तारी कर रही है। जो सरकारी संपत्ति बर्बाद हुई है उसे उपद्रवियों से वसूला जाएगा। वहीं अगले आदेश तक हल्द्वानी में कर्फ्यू जारी रहेगा और पूरे जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हिंसा पर धामी सरकार ने ऐलान किया है कि उपद्रवियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी। तो हिंसा पर धामी सरकार का यह ऐलान, उपद्रवियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में हिंसा के बीच रामनगर तक इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। बरेली में भी स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। तो उपद्रवियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है। हिंसा पर धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी जो हिंसा करने वाले उपद्रवी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रासुका के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में हिंसा के बीच रामनगर तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। बरेली में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। तो फिलहाल धामी सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि रासुका के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। उपद्रवियों के पास से ही जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है वो वसूला जाएगा। हल्द्वानी में हिंसा के बीच रामनगर तक इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। बरेली में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। तो 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हिंसा पर धामी सरकार ने यह ऐलान कर दिया है, उपद्रवियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। हिंसा पर धामी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी उपद्रवी हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। रासुका के तहत कार्रवाई होगी और जो अज्ञात आरोपी है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा है वो उपद्रवियों से ही वसूली जाएगी, ये भी साफ कर दिया गया है। तो उपद्रवियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी। इंटरनेट फिलहाल बंद कर दिया गया है। हल्द्वानी में हिंसा के बीच रामनगर तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और वहीं हल्द्वानी में हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर। हल्द्वानी में हालात के मुताबिक हटेगा कर्फ्यू। प्रशासन ने ये जानकारी दी है। हिंसा में 6 दंगाइयों की मौत हुई थी। हिंसा के आरोपियों की तलाश जारी है। उपद्रवियों की पहचान के लिए खंगाले जा रहे हैं फुटेज। तो हल्द्वानी में हालात के मुताबिक कर्फ्यू हटाया जाएगा। जिस दौरान ये हिंसा हुई थी उसी दिन ये कर्फ्यू जारी कर दिया गया था। प्रशासन ने जानकारी दी है कि जैसे जैसे हालात सही होंगे वैसे ही हल्द्वानी में कर्फ्यू को हटा लिया जाएगा। हिंसा में 6 दंगाइयों की मौत की भी बात कही जा रही है। हिंसा के आरोपियों की तलाश जारी है। फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं कि कैसे ये हिंसा भड़की, कौन था वो उपद्रवी जिसने इस पूरे मामले को इतना बढ़ा दिया। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता तारा जोशी जुड़ गए हैं। तारा, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में हो रही है, क्या स्थिति है हल्द्वानी में, अभी क्या ताजा अपडेट? तारा, आवाज पहुंच रही है आप तक? तरीके से बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। बनभूलपुरा क्षेत्र के अलावा अन्य जगहों पर कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि क्योंकि इंटरनेट बंद है इसलिए पेट्रोल पंप जो है उनमें भी अब तेल की सप्लाई बंद कर दी गई है। तो पेट्रोल पंपों में तेल नहीं है अब क्योंकि इंटरनेट बंद है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। और इसके अलावा कर्फ्यू में कुछ इलाकों में ढील दी गई है। बनभूलपुरा में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है। और एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि पुलिस ने जो दंगा भड़काने वाले लोग थे उनमें से 10 लोगों की अरेस्टिंग इसमें हुई है। और थोड़ी देर में इसका खुलासा करेंगे एसएसपी नैनीताल। और थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें ये बताया जाएगा कि कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है। डीजीपी के मुताबिक 48 घंटे के अंदर जितने भी दंगाई हैं उन्हें चिन्हित करके उनकी अरेस्टिंग के आदेश दिए गए थे और उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि अभी 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थोड़ी देर में पुलिस इसका खुलासा करेगी। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और इंटरनेट की जो सुविधा है पूरी तरह से यहाँ पर अभी भी बंद है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से जो दंगा भड़का था उसको सुरक्षा के लिहाज से इस इंटरनेट पूरी तरह से बंद किया गया है। और अब जो फिलहाल की जो स्थिति है वो अभी ये कहा जाए कि मतलब तनाव तो है लेकिन जो स्थितियां हैं वो काबू में है। पूरी तरह से अर्धसैनिक बल और पुलिस पीएसी की टुकड़ियां पूरे बनभूलपुरा क्षेत्र को
छावनी में तब्दील किया गया है। बिल्कुल तारा, यानी ये माना जाए कर्फ्यू में अभी ढील नहीं दी जा रही है और जैसा आप बता रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें और तय हो पाएगा कि आगे क्या स्थिति रहने वाली है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हिंसा के आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है और अब से कुछ देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें पता चलेगा कि हल्द्वानी में अभी क्या कुछ और एक्शन लिए जा सकते हैं। हालांकि आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो जिन लोगों ने दंगा भड़काया था उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी संपत्ति को जितना नुकसान हुआ है, क्योंकि उस दौरान आगजनी की गई थी और वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी, वो सभी नुकसान इन आरोपियों से वसूला जाएगा। हल्द्वानी में हालात बिल्कुल सामान्य है। केवल जो बनफूलपुरा, यहाँ पे कर्फ्यू भी हटा दिया गया है हल्द्वानी क्षेत्र आउटर एरिया में। केवल बनफूलपुरा का जो एरिया है उसमें हमने अभी कर्फ्यू जारी रखा है। पूरे प्रकरण में 3 FIR दर्ज की गई है जिसमें 16 व्यक्तियों के खिलाफ उसको नामजद किया गया है। बाकी अज्ञात में काफ़ी लोग हैं। तो इसमें हमने 5 लोगों को राउंड अप कर लिया, अरेस्ट कर लिया है और बाकी के खिलाफ जो है पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। शीघ्र ही उन लोगों को भी अरेस्ट कर लेंगे। कर्फ्यू तो डिपेंड करता है आज का सिचुएशन कैसे निकलता है और उसको शीघ्र ही हटाएंगे उसको भी, लेकिन इससे पहले हम बदमाशों की धरपकड़ करेंगे। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। हल्द्वानी की घटना पर हरीश रावत का बयान, एक तबके को टारगेट करने की कोशिश, एक वर्ग के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करने की कोशिश। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट पारित कर एक तबके को टारगेट करने की कोशिश की गई है और उस वर्ग के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई है, उससे ये संदेश गया है कि उनको दबाया जा रहा है, जिसके चलते घटना देखने को मिली है। हल्द्वानी की घटना पर भी हरीश रावत का ये बयान और एक तबके को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, ऐसी बात कही गई है हरीश रावत के द्वारा। तो एक वर्ग के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करने की बात भी उन्होंने की है यूसीसी को टारगेट करते हुए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये बड़ा बयान। आभास ये गया है इस सारी प्रक्रिया में, नहीं तो इसकी उत्तराखंड में कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसकी कोई कानून ऐसा नहीं है जो इसको इन्होंने बनाया हो जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है। केवल एक मैसेज गया है कि अल्पसंख्यक एक वर्ग को जो है टारगेट करके आपने उनके पर्सनल लॉज में, इनके पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप किया है। ये गया है। अब इसका क्या समाधान है ये देखा जाएगा। आभास। और वहीं हल्द्वानी हिंसा पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रशासन व्यवस्था पर खड़े किए सवाल उन्होंने और मामले को सुनियोजित साजिश बताया। हिंसक घटना की गहन जांच की मांग उन्होंने की। हल्द्वानी में हुई आगजनी और पथराव की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, उन्होंने प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, साथ ही मामले को सुनियोजित साजिश बताया है। इसके अलावा उन्होंने इंटेलिजेंस को फेलियर को भी बताया। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जाने की बात कही है। हालांकि उन्होंने इस घटना में शांति बनाए रखने की बात भी कही। रूप से एक देखिए, कुछ चीज़ें तो सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय स्थिति को संभालने की ज़रूरत है और पूरी इसकी बहुत तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर एक सुनियोजित था तो उसमें हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उसने कोई इनपुट दिया क्या, इनपुट नहीं दिया गया तो इंटेलिजेंस फेलियर है। रूप से एक देखिए, कुछ चीज़ें तो सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। बीजेपी जिला महामंत्री चौधरी ने पार्टी से मांगा टिकट। उपचुनाव में जीत का दिया आश्वासन। बीजेपी कभी भी नहीं जीती मंगलोर की सीट और
लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। उपचुनाव में कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन और बसपा से हाजी सरवत करीम अंसारी के पुत्र ने उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है। मंगलौर विधानसभा सीट पर बसपा विधायक रहे हाजी सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद उपचुनाव होने हैं। ये उपचुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि अभी तक इस विधानसभा सीट पर बीजेपी की झोली खाली रही है और अभी तक इस विधानसभा सीट पर बसपा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ही चुनावी जीत हासिल करते रहे हैं। वहीं बीजेपी के जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा प्रभात चौधरी ने उपचुनाव में पार्टी से टिकट की मांग की है। वहीं प्रभात चौधरी ने बीजेपी की जीत का आश्वासन भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपना मांग पत्र रखा है कि मुझे मंगलौर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए। और यहाँ देखिए, मंगलौर में 2 ही लोगों की सत्ता रही है और ये हमारा क्षेत्र मंगलौर विकास से कोसों दूर है। एक काम बताइए मुझे, एक कि हाजी काजी जी ने कोई एक उपलब्धि, एक कार्य क्षेत्र में किया हो तो आप मुझे बताओ। एक बता दो, दूसरे को तो छोड़ दो, कि एक कार्य विकास का करके दिया हो। आप देखिए, शिक्षा देखिए, चिकित्सा देखिए, और खेल को लेके बच्चे इतने परेशान हैं कि यहाँ एक स्टेडियम तक की सुविधा नहीं हो पाई आज तक। उत्तराखंड में बीजेपी का गांव चलो अभियान। गांव-गांव जा रहे बीजेपी मंत्री और प्रतिनिधि। मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे जमालपुर कला गांव। ग्रामीणों के साथ किया संवाद, पंचायत क्षेत्र के मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी ने गांव चलो अभियान चलाया है, जिसके तहत बीजेपी सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि उत्तराखंड में गांव-गांव जाकर प्रवास कर रहे हैं और जनता से बातचीत कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज जमालपुर कला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद कर पंचायत क्षेत्र के कई मुद्दों पर चर्चा की। सतपाल महाराज ने जमालपुर कला गांव स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। गांव चलो अभियान के तहत आज हम राजकीय उच्चतर विद्यालय जमालपुर में आए हुए हैं और यहाँ बच्चों के साथ संवाद हुआ। चंद्रयान G20 की बात हुई और मोदी जी भारत को जैसे एक बहुत बड़ी इकॉनमी बनाने के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हमारे यहाँ रेलवे का बहुत विस्तार हो रहा है, उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ चर्चा हो रही है। ये सारी बातें मैंने रखी हैं और टूरिज़्म को बढ़ाने का जो लक्ष्य हमारा है, जिसमें कि हमारा टूरिज़्म ब्रेड एंड बटर है, तो जितना टूरिज़्म का विकास होगा उतना उत्तराखंड का भी विकास होगा। गाँव और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।